पिछले वीडियो में हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में जाना, उनके गुणों के बारे में देखा और उसमें कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है उसके बारे में समझा। अब जो बाकी बची हुई मिट्टी है उसको आज हम लोग देखेंगे, जिसमें से आज का मिट्टी है पहला लाल एवं पीली मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये भारत के दक्षिण भाग में ज़्यादातर मौजूद होता है। इसी के बारे में जानेंगे कि ये कैसे बनता है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे है। तो दो प्रकार के चट्टान हैं, एक है ग्रेनाइट और दूसरा है नीस। ये दो चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये ध्यान में रखना है। लाल और पीली मिट्टी जो है इनका जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मिट्टी अम्लीय होता है उस मिट्टी में फसल का उत्पादन संभव नहीं है, इसलिए इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए, इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए इसमें चूना डालकर इसकी उर्वरता को हम लोग बढ़ाते हैं। तो चूना का छिड़काव कर देने से इसका अम्लीय गुण जो है वो बदल जाता है लवणीय और जलीय में। इसके कारण अब इसमें उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और फिर इसमें फसल का उत्पादन आसानी से हो पाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस मिट्टी का पीएच मान अम्लीय होता है, तो वो कौन है, तो लाल एवं पीली मिट्टी, इसका ध्यान में रखना है। दूसरा बात, इस मिट्टी में कौन कौन से अनाज उपजाए जाते हैं, तो इसमें दलहन, तिलहन जैसे फसलों का उत्पादन, मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। ये ध्यान में रखना है कि इसमें मोटे अनाज, दलहन, तिलहन जैसे फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। अब देखते हैं इसके क्षेत्र के बारे में। इसका जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में पूरे मात्रा में फैला हुआ है, तो जिसमें से अरावली का क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये फैला हुआ है। तो इस मिट्टी का विस्तार इन्हीं राज्यों में है मौजूद। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये जो लाल और पीली मिट्टी होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है, एक महीन कण वाला होता है और एक मोटे कण वाला होता है, पत्थर के समान इसकी रचना हो जाती है। तो जो महीन कण वाले लाल पीली मिट्टी होती है ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, यही मिट्टी में फसल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन मोटे कण वाले जो लाल पीली मिट्टी है उसमें फसल का उत्पादन नहीं हो पाता, वो उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। तो ये दो प्रकार की होती है, महीन कण वाली और मोटे कण वाली। महीन कण वाले उपजाऊ होती है, मोटे कण वाले उपजाऊ नहीं होती है। इसके अलावा लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लौ ऑक्साइड पाया जाता है। लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है, और इस मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। तो लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा मिल जाती है तो तभी ये इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो लाल एवं पीली मिट्टी का ये परिचय है। चलिए देखते हैं आगे की मिट्टी। आइए अब देखते हैं लैटेराइट मिट्टी को। इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ का तापमान उच्च होता है और वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में इस मिट्टी का निर्माण होता है। ऐसा क्या कारण है कि वही उसी क्षेत्र में ये मिट्टी बन जाते हैं, तो इसके पीछे कारण है अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो बह जाते हैं, और अधिक तापमान होने के कारण मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं वो मर जाती है, जिसके कारण मिट्टी जो होता है वो कण, छोटे छोटे ठोस कण में बदल जाता है। इसी कण को, इसी मिट्टी को कहते हैं लैटेराइट मिट्टी, ये ध्यान में रखना है। तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किन क्षेत्रों में होगा, जहाँ पर अधिक वर्षा और तापमान उच्च होगा उन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी के अंदर दो धातुएं, दो तत्व जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, वो है लोहा और पोटास। इन दो तत्वों की मात्रा जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। रासायनिक संरचना जो है इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लोहे और पोटास की अधिकता पाई जाती है, और इस मिट्टी के अंदर जिस फसल का उत्पादन किया जाता है वो फसल है चाय। तो ये ध्यान में रखना है, लैटेराइट मिट्टी के अंदर किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो वो है कौन सा, चाय। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं। ये मिट्टी जो है सबसे अधिक जो है वो केरल क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो सबसे अधिक विस्तार है लैटेराइट मिट्टी का वो केरल क्षेत्र में है। इसके अलावा कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पूर्वी तट, पश्चिमी तट, इन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखा जाता है। तो इस मिट्टी का जो विस्तार है इन्हीं मुख्य राज्यों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो है केरल राज्य में, इसका ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं
शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। अब इसका ध्यान में रखना है, शुष्क मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी क्या है। तो ये एक बलुई मिट्टी होती है जो रेतीला कण, बिल्का कण जो होता है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में बदला होता है। ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है जितनी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ये मिट्टियाँ होती हैं, ये बहुत ही कम उपजाऊ होती हैं, इसका ध्यान में रखना। तो ये एक बलुई मिट्टी होती है। इसका जो क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र, ये राजस्थान का थार मरुस्थल, गुजरात का कच्छ मरुस्थल, उसी तरह से सौराष्ट्र में, कुछ भाग हरियाणा में, इन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार प्रचुर मात्रा में होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी में जो फसल का उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से मोटे अनाज का फसल होता है, जैसे ज्वार और बाजरा। इन फसलों का उत्पादन जो है वो शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी में होता है। एक और बात याद रखना है कि इस मिट्टी में लोहा और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। तो इस मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा और फास्फोरस। इसमें कौन सा फसल उत्पादन होता है? तो वो है ज्वार और बाजरा। तो इसका क्षेत्र भी है राजस्थान और कच्छ। तो लास्ट में हम लोग मानचित्र के माध्यम से सारा कुछ मिट्टी के भाग में समझेंगे। अब देख लेते हैं मिट्टी का अगला प्रकार। आइए अब देखते हैं वन मिट्टी को या पर्वतीय मिट्टी को। ये मिट्टी जो है वो पर्वत के ढलानों पर पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वत के ढलानों में जो मिट्टी पाई जाती है उसी मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर वन की अधिकता होती है, इसीलिए इसे वन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो वन मिट्टी या इसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। इसके बाद इस मिट्टी में मुख्य रूप से जो बागवानी फसलें होती हैं, जैसे सेब, मसाले, चाय, कहवा, ये सभी जो फसलें हैं, इन सब का उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि मसाले जो उत्पादन किए जाते हैं वो किस मिट्टी में किए जाते हैं? तो वो है पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी में। उसी तरह से सेब का उत्पादन जो है वो किस मिट्टी में किया जाता है? तो पर्वतीय मिट्टी में या वन मिट्टी में। इसका ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है वो है लवणीय मिट्टी। ये मिट्टी जो है वो समुद्र के तट के किनारे पाई जाती है। इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो समुद्र में उठने वाले ज्वार से, और ये ज्वार का जो पानी है वो उसके द्वारा लवण जो है वो इसके तट के किनारे आ जाता है, और जो दोमट मिट्टी होती है उससे ये मिलकर और बालू से मिलकर इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी के मिलने से इस मिट्टी का लवणीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं वो है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी तत्वों की अधिकता होती है, इसका ध्यान में रखना है। तो समुद्र के तट के किनारे पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वही मिट्टी मुख्य रूप से लवणीय मिट्टी होती है। इस मिट्टी में नारियल की खेती और आंवला की खेती, इसके अलावा बरसिम, इन सब का जो फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बलुई और दोमट मिट्टी के मिलने से हुआ है। ये समुद्र के तट के किनारे पाया जाता है। इस मिट्टी में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व की अधिकता पाई जाती है। इसमें जो फसल है वो है नारियल और आंवला और इसके अलावा बरसिम। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पिटमय मिट्टी। ये सबसे अंतिम मिट्टी है 8वां नंबर पे। यहाँ पे ज़्यादा फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता उसको समझ लेते हैं। दलदली जो क्षेत्र होता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो अंतिम रूप से जो जहाँ पे छोड़ा जाता है पानी को समुद्र के किनारे, वहाँ पर जो क्षेत्र होता है वो दलदली क्षेत्र हो जाता है। या किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे दलदली क्षेत्र बन रहा हो उस जगह पे जो ह्यूमस होते हैं, यानी जीव जो मर जाते हैं या फिर अधिक मात्रा में जो ह्यूमस बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीव के द्वारा, वो दलदली मिट्टी में ही बनाए जाते हैं। और वहाँ पे जो मिट्टी का निर्माण होता है वही मिट्टी जो है कहलाती है पिटमय मिट्टी। तो दलदली क्षेत्रों में अधिक जैविक पदार्थों के जमाव से और वहाँ पर ह्यूमस अधिक बन जाने से यहाँ पे जो मिट्टी बनती है उसी मिट्टी को कहते हैं पिटमय मिट्टी। ये काफ़ी उपजाऊ होता है, परंतु दलदल अधिक होने के कारण यहाँ पे फसल का उत्पादन नहीं किया जाता। स्वतः जो पौधे उग जाते हैं उनकी बात अलग है। इसमें जो ह्यूमस है वो सबसे अधिक पाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो मिट्टी है पिटमय मिट्टी। इसमें 40 से 50% ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। इसका जो क्षेत्र है वो है सुंदरवन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के मिलने से ये डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मेल से बना है।
मुख्य रूप से गंगा नदी के द्वारा ये डेल्टा बनाया गया है। तो इस डेल्टा पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है पिटमय मिट्टी। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, हालांकि यहाँ पे फसल का उत्पादन ज़्यादा नहीं किया जाता। उसके अलावा केरल का है एलपी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ही पिटमय मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। तो ये था पूरा का पूरा मिट्टी। अब इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। कुल 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं उसको हम देख लेते हैं मानचित्र के माध्यम से। आइए मानचित्र के द्वारा मिट्टी के क्षेत्रों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मिट्टियों को। तो ये हमारा भारत का मानचित्र है। ये जो पूरा एरिया है ये उत्तर का विशाल मैदान है। ये वाला पूरा एरिया जो है, जो हरे रंग से जो लाइन किया गया है, वो पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान है जो कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और 3 नदियों के द्वारा इस पूरे मैदान का निर्माण हुआ है। पूरब से ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, और उत्तर के हिमालय से गंगा नदी के द्वारा, और इसी हिमालय से सिंधु नदी के द्वारा। तो ये 3 नदियों के द्वारा इस पूरे विशाल मैदान का निर्माण हुआ है जो कि जलोढ़ मिट्टी है, जिसकी जो मात्रा है पूरे भारत में मिट्टी की वो है 40%। ये ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा इसी मिट्टी की है। जो दूसरी सबसे ज़्यादा मिट्टी है वो इसके जस्ट नीचे देख लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया जो क्रॉस के निशान से बनाया गया है ये है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसकी जो मात्रा है वो 28.08% है कुल मिट्टी का। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी जो है वो पूरा उत्तर का जो विशाल मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। दूसरा जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, और तीसरा जो मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, ये ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो है लाल पीली मिट्टी का, जिसमें दक्षिण भारत आ जाता है पूरा, और कुछ पूर्वोत्तर के राज्य भी जो है वहाँ पे लाल और पीली मिट्टी की उपलब्धता पाई जाती है। तो ये तीसरा मिट्टी हो गया। अब देख लेते हैं चौथा मिट्टी को। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पश्चिमी तट है इस एरिया में, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है वो है कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी का। ये ध्यान में रखना है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो है लेटेराइट मिट्टी का, इसको ध्यान देना है। अब देख लेते हैं लवणीय मिट्टी को, सॉरी उसके पहले हम देख लेते हैं मिट्टी, 5वां मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी। जो ये वाला एरिया है पूरा राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात का एरिया, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये जो मिट्टी है वो है कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। इसका ध्यान में रखना है, ये बलुई मिट्टी होता है, इसमें ज़्यादा फसल का उत्पादन नहीं होता है, काफ़ी शुष्क होता है, इसके सूक्ष्म कण होते हैं, इसमें उपजाऊपन बहुत ही कम होता है। अब जो मिट्टी है वो है कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी, या इसे वन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ध्यान में रखना है, वन मिट्टी। ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा हिमालय एरिया है, और पहाड़ के तराई में जो मिट्टी पाई जाती है, या पहाड़ के ढलान में जो मिट्टी पाई जाती है, उन मिट्टी को ही पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये पूरा का पूरा भाग जो है वो पर्वतीय भाग है, और इस क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी जो है वो पर्वतीय मिट्टी है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये थी छठी मिट्टी। अब देख लेते हैं 7वां मिट्टी जो है वो है पिटमय मिट्टी। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये केरल के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, और ये मुख्य जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है पिटमय मिट्टी, जिसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। जो लास्ट मिट्टी है वो है लवणीय मिट्टी। ये समुद्र के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये पूरा पूर्वीय तट और पश्चिमी तट, इस एरिया में ही तटीय भागों में जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। तो इस तरह से हम लोगों ने मानचित्र के द्वारा जो भारत में 8 मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन सभी मिट्टियों को देखा, और इस तरह से जो भूमि संसाधन है वो चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे वन संसाधन के बारे में भूगोल में। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वन संसाधन के बारे में।